धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एज़ यूजुअल आपको पता ही है, टाइटल भी हमने लिखा है कि यूपी पार्ट 3। तो फ़िलहाल से नई नौटंकी के साथ नया सेटअप, नई स्क्रिप्ट और नए तौर तरीक़ों से फिर से जो पुराना खेल चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए यूपी वाला हाजिर है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज ख़ास तौर पे। और इस बार जो ये नौटंकी है ये पहले वाले से कहीं ज़्यादा पेचीदा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके तमाम पहलुओं पे भी जो जो एस्पेक्ट्स बनते हैं वो सारे एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन रखेंगे। इसके अलावा और जो भी चीज़ें और प्रैक्टिकल लगेंगी वो आपको टाइम टू टाइम बताते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मेरे एक बॉस हुआ करते थे पहले, मैं जब जॉब करता था या पढ़ता था तो एक बॉस थे मेरे, और वो बड़े क्राइम के एक्सपर्ट थे। मतलब जब 1990 के दौर में या 1995 सन 2000, ये जो 1990 में पंजाब के अंदर आतंकवाद का दौर चला, उस टाइम में वो बड़े क्राइम के एक्सपर्ट थे और बड़े पेचीदा केस उन्होंने सॉल्व किए थे। तो बॉस रहे मेरे, और वो पिताजी को बहुत पसंद करते थे। वो अक्सर मुझे बात बोलते थे, अभी भी शायद जीवित हूँ पर मेरा अभी संपर्क नहीं है उनसे, बुज़ुर्ग होंगे काफ़ी। वो मुझे अक्सर एक बात कहते भी क्राइम जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है अभी क्राइम अगर दिख ना रहा हो तो क्राइम नहीं है, या क्राइम एविडेंट ना हुआ हो तो भी क्राइम नहीं है। भी आपको समझ ना आ रही हो, सबूत ना हो तो भी क्राइम नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा समझदार, तेज तर्रार या शातिर व्यक्ति वही है जो क्राइम की स्मेल सूंघ ले। मतलब क्राइम की एक अपने आप की एक खुशबू होती है, एक एसेंस होती है, एक ऑरा होता है। वो उस दायरे के अंदर जब एक व्यक्ति खड़ा होगा तो उस ऑरा को अपने आप सूंघ लेता है भी यहाँ कुछ अनुचित है, और उस ऑरा को सूंघना भी एक क्राइम का एक एसेंस है, जिसे आप सूंघेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती दिखाई देंगी और आपको समझ नहीं आएगा भी ये कैसे हो रही हैं। और जब आप उन सबको जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी शुरू होगी। और ये फिल्मों में इसलिए होता है क्योंकि फिल्मों वालों ने ऐसे ही अफसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ी होती हैं और वो उसको फिल्मा देते हैं कि कैसे वो अफसर सूंघ जाते थे ये सारी चीज़ें। हाल ही में एक किताब आई है, एक्स रॉ चीफ, जो जैसे पाकिस्तान की एक एजेंसी होती है ना ISI, ऐसे भारत की भी एक एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो उनके उसके पुराने चीफ की उनकी एक किताब आई है, वो किताब मैंने मंगवाई है। तो वो किताब पढ़ना, उसके बारे में जो रिव्यूज़ पढ़े हैं हमने उसका, तो वो किताब आप भी पढ़ के देखना भी आपको थोड़ा आइडिया लगे भी कैसे क्राइम को सूंघा जाता है। देखते हैं उस किताब में कुछ अच्छा मिले। पहले भी मैंने कई किताबें और ऑथर्स की पढ़ी हैं, तो आप को समझ आएगा। तो हम फिलहाल डेरा के संबंध में बात करते हैं। असली है या नकली, इस सबको ही बेस बना के चलो। मान लीजिए व्यक्ति, हम कह रहे हैं नकली है और जो लोग कह रहे हैं उनके लिए असली है, तो हम किसी का प्रिजम्पशन देंगे। अब एक क्लेम हो गया कि ये व्यक्ति नकली है, ऑब्वियसली किसी ना किसी ने इसको जन्म दिया है। मतलब किसी की तो रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट आती कहाँ से है। अगर ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट छोटे लेवल की है, फिर तो पुलिस है, पुलिस के ऊपर उससे बड़ी पुलिस वाले हैं, स्टेट की पुलिस है, फिर सेंटर की पुलिस है, फिर खुफिया वाली पुलिस भी होती है। जो मतलब पुलिस वाले होते हैं लेकिन वर्दी में नहीं होते, चुपचाप होते हैं। उसके अलावा उससे बड़े बड़े अफसर होते हैं जो बिल्कुल आप मेरे जैसे, कोई परचून की दुकान चला रहा है, कोई ऐसे कुछ चला रहा है, कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है, कोई मैकेनिक है, कोई पेंटर है, वो भी पुलिस वाले होते हैं।
इस तरह की पुलिस भी होती है, मतलब हर तरह के व्यक्ति पे निगाह रखी जाए। मान लो कल को किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ही कोई बड़ा धोखा दे रहा हो देश को, तो उस पर कौन निगाह रखे। तो ऐसे हर तरह की पुलिस, हर तरह के विभाग सरकार में होते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट छोटे लेवल पे है तो बड़े लेवल की पुलिस पकड़ लेती है। अब अगर बड़े लेवल की पुलिस छोड़ रही है तो उससे बड़े लेवल की पकड़ेगी, लेकिन कोई भी पुलिस इसको पकड़ नहीं रही है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट बड़े लेवल पे है। बड़े लेवल का मतलब क्या है भाई? एट द टॉप। अब टॉप पे कौन है? तो प्रेसिडेंट तो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, और चीफ जस्टिस भी पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है जिनको इससे फ़र्क पड़ता हो। तो पॉलिटिकल लेवल पे ही फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों का। तो उसमें हम ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ या बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस। अब ये कि नीड किसकी है और कैसे काम होता है। उदाहरण के तौर पे मान लो चीफ मिनिस्टर ने, आप चंडीगढ़ रहते हैं, हरियाणा पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मान लो हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने चंडीगढ़ से बठिंडा आना है, और बठिंडा आना है 2 नंबर में, पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, अभी अब चीफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट है कि उसे बठिंडा 2 नंबर में आना है। अब ऐसे में जो 2 नंबर में मूवमेंट कराते हैं वो अपना प्लान लेके बैठते हैं, भी आप ऐसे ऐसे करके अपना काम निकाल लेते हैं 2 नंबर में। तो चीफ मिनिस्टर की नीड है, लेकिन वो 2 नंबर का काम करना गैरकानूनी है, पर ज़रूरत पड़ती है तो सब कुछ ऐसे ऐसे होता है। कोई भी नीड जब बड़े लेवल पे होती है तो उस बड़े लेवल के ऑफिसर की या पोस्ट की, या प्राइम मिनिस्टर कह लो, होम मिनिस्टर कह लो, या चीफ मिनिस्टर कह लो, उस लेवल पे जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो इलीगल हो या अनलॉफुल हो या फिर अनएथिकल हो, तो एक प्लान बनता है गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद उस प्लान की जिसको जानकारी होगी वो उसके बराबर अपना काउंटर प्लान बनाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट आई कि भाई हमें नकली डेरा मुखी चाहिए, तो उसके साथ पैरेलल किसने प्लान बनाया। मतलब ये प्लान जब लीक हुआ गवर्नमेंट में से, तो मान लीजिए पैरेलल खुफिया देश की एजेंसियों ने भी प्लान बनाया भी क्यों ना ऐसे मार दिया जाए। पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि बनाया होगा। अब मान लो ये जो मोर्चा लगाई बैठे हैं बरगाड़ी वाला, इन्होंने भी प्लान बनाया होगा कोई ना कोई, जिस तरह से ये मीडिया में बोलते हैं भी हम अपना हिसाब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये पैरेलल प्लान बनते हैं। अब उस पैरेलल प्लान पे हर एक तरह की पुलिस निगाह रखे बैठी, क्योंकि वो ऊपर के लेवल से नहीं बन रहा है। अब ऊपर के लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है और नीचे के लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें बैलेंसिंग को ही हम पॉलिटिक्स कह देते हैं। इस राजनीति में यही सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझें। हाल ही में सलावतपुरा में कल या परसों एक बड़ी मीटिंग हुई सेवादारों की। इससे 2 दिन पहले बुद्रवाली में एक मीटिंग रखी गई, फिर यूपी में अलग मीटिंग रखी गई, दिल्ली में अलग तरह से मीटिंग रखी गई। ये पैरेलल इवेंट्स चल रहे हैं। आप इसको सारी घटनाओं को जोड़ना, भी अलग अलग इवेंट्स चल रहे हैं। तो हम सलावतपुरा की बताते हैं। सलावतपुरा में 4 लोगों ने मीटिंग कंडक्ट की, जगजीत सिंह, राम सिंह चेयरमैन, गुरमेल सिंह और गुरचरण कौर। इन 4 लोगों ने मीटिंग ली। तो मीटिंग का एजेंडा क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 25 जनवरी को इकट्ठा करने हैं, भीड़ इकट्ठा करनी है। कहाँ करनी है, लोकेशन नहीं दी, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए। अब ये लोग क्यों आने चाहिए, सेकेंडरी क्या है। दूसरी तरफ जो पैरोल हुई है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, पैरोल की ये रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा इकट्ठा करना नहीं है। इधर से क्या हो रहा है, भी ज़्यादा इकट्ठा करना है। और अच्छा आवाज़ आ रही है, एक सेकंड, माइक ऊपर लगा जी, शायद बेटर हो, लॉकेट लग रहा था उस पर। तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो मीटिंग है वो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने के लिए की गई है। पैरेलल क्या है, एक और टॉपिक उठाया किसने, गुरचरण कौर ने। उस टॉपिक के मुताबिक, अभी भी आ रही है एक्स्ट्रा आवाज़, अब ठीक है, ठीक है। तो उस टॉपिक में गुरचरण कौर का कहना था भी आपको ध्यान हो, एक नूर महल डेरा है कोई पंजाब में, नूर महल का, और मैं उनका वो भूल गया,
गुरुजी हैं उनके, तो उसमें उनका एक मैटर क्या है कि दुनियावी तौर पे कहते हैं भी उनके गुरुजी चौड़ा छोड़ गए, गुजर गए, लेकिन जो उनके शिष्य हैं वो ये मानते हैं भी ये चौड़ा नहीं छोड़े, ये अभी जीवित हो जाएंगे और ये समाधि में गए हैं। आशुतोष महाराज जी, हाँ, तो ऐसा कुछ है भी ये जीवित हो जाएंगे और वो उनकी पूजा वगैरह जो भी उनका पैटर्न है वो सब कर रहे हैं। गुरचरण कौर संगत में ये बात बोलती है कि विश्वास ऐसा होना चाहिए भी जैसा नूर महल वालों का है। ये तो एक दुनियावी तौर पे जो एविडेंट है पब्लिक के सामने, उसके पीछे एक और थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस ये है कि जब उनकी मौत हुई, मतलब जो बात चलती है, वैसे उनके भक्त मानते या नहीं हुई है, लेकिन दुनिया नहीं मानती है, बाकी वो क्या मानती है, या उनके जो थ्योरी एक और पैरेलल कह सकते हैं पुलिस में या एक कानून के समझ रखने वाले लोगों में चलती है, उसमें ये चलती है भी जब उनकी मौत हुई तो उनका अंतिम संस्कार करना था उनके बेटे ने, लेकिन एक शिष्य के जरिए या कह लीजिए उनका जो ट्रस्ट है, संस्था है, उसके जरिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई जिससे उनकी डेड बॉडी की कस्टडी मांगी गई, ये क्लेम करके भी भगत ने कि भी तो जिंदा है या जीवित होंगे, समाधि में गए हैं, मेरा विश्वास है और मुझे बॉडी दी जाए। तो वो बॉडी प्रिजर्व की गई, हाई कोर्ट के ऑर्डर से उसकी चेकिंग होती है। लेकिन पैरेलल क्या हुआ, उसकी वजह से कोई नया बंदा गुरुगद्दी पे आया नहीं और ट्रस्ट के जो भी उनका संस्था के जिम्मेवार है उनका अपना एक बैलेंस बना हुआ है। ये कानूनी भाषा में लोग कहते हैं, असलियत में क्या है मालूम नहीं। कुछ इसी पैटर्न पे अगर गुरचरण कौर का जो स्टेटमेंट हम है संगत के बीच जब ये स्टेटमेंट आता है, अब ये कौन सी मीटिंग में आया लेकिन आया है, हमारे पास आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो गुरचरण कौर एक स्टेटमेंट देती है भी जैसे नूर महल वालों का विश्वास है वैसा विश्वास होना चाहिए भी अगर गुरु मर भी जाए तो भी ये उम्मीद रखो कि वो जीवित होगा, ये विश्वास रखो। अब ऑब्वियसली सबको पता है गुरचरण कौर ऐसे ही तो कोई बात बोलती नहीं है जब तक कोई प्लान डिस्कस ना हो, क्योंकि उसकी हर एक बात के मायने होते। सेकेंडरी क्या है कि एक तरफ जोर दिया गया भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करनी है, लेकिन सरकार जब पैरोल देती है तो वो ये इंस्ट्रक्शंस देती है भी जिस तरह से पिछली पैरोल पे सुनाम वाला लफड़ा खड़ा हुआ था, जो सुनाम में डेरा बनाने को लेके तमाशा हुआ था, भी ऐसा कोई भी तमाशा होना नहीं चाहिए पैरोल पे, वरना आगे के लिए पैरोल का रास्ता मुश्किल होगा। तो सरकार इस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शन भी लगाने की कोशिश करती है या वार्निंग देती है पैरोल से पहले। इसके अलावा सिरसा पुलिस स्ट्रेट वे मना कर देती है भी सिरसा के अंदर हम नहीं ला सकते, क्योंकि सिरसा में ये सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इस स्थिति में मुश्किल है, इसलिए सिरसा पुलिस डिनाई करती है। लेकिन पैरेलल जब डेरे की मैनेजमेंट के लोग मीटिंग लेके ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं तो क्यों? यही चीज़ बुद्रवाली में हुई, ये चीज़ यूपी दिल्ली की जगह हो रही है। ये एक सीन है। पैरेलल आप दूसरा पिक्चर देखिए, उस पिक्चर में क्या है, बड़े स्केल पे जिम्मेवार बदले जा रहे हैं, नए 45 मेंबर चुन दिए गए हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ सामने आई, वो नई चीज़ क्या है कि अचानक से जो पुराना सेवादार जो बिल्कुल सेवा 25 अगस्त के बाद जो सेवा छोड़ गया है, जो कर नहीं रहा है, जिनको समझ आ गई है भी ये आपराधिक तंत्र चल कैसे रहा है, वो पीछे हट गए हैं। लेकिन अचानक से उनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है भी एक बार किसी भी तरह डेरे में आके मीटिंग कर लो और आपको सेवा में जिम्मेवार बनाया गया है। इवन जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के समर्थन में भी ऐसे लोग जो पुराने जिम्मेवार थे उनको भी ये बात बोली गई भी आपको जिम्मेवार बनाया गया, आप एक बार डेरे में आके मीटिंग कर लो। अब ये बात बड़ी अजीब है और वो बार बार कह रहे हैं भी हमने सेवा छोड़ दी है, भी आप नए बंदे चुन लो, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है पिछले 4-5 साल से भी, लेकिन आप नए बंदे चुन लो, भी नए बंदे आपने चुन लिए, हमें ज़बरदस्ती का जिम्मेवार क्यों बना रहे हो? तो एक पैरेलल स्कीम ये चल रही है जिम्मेवार बनाने की लोगों को। तीसरा भी एक चल रहा है भी पैसा, भी पिताजी की पैरोल करानी है और बेल करानी है परमानेंट, और उस बेल के लिए मोटी अमाउंट में अफसरों को, जजों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। और ये पैसा ऑन एन एवरेज 50 से 60 लाख रुपया डेली कैश इकट्ठा होकर डेरे पहुंचता है डेली।
मतलब ये ऑलमोस्ट हमें कंफर्म है हमारे सोर्सेज से। 50 लाख मिनिमम है, 1 करोड़ तक एवरेज कैश पहुंचता है। हाँ, इन्होंने सिंपल सिस्टम बना रखा है जी, हम तो सर्वे करने जा रहे हैं, और कहने को वो सर्वे हो रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सर्वे का मतलब कुछ और ही है। तो ये प्रॉपर लेडीज़ के नेटवर्क के जरिए काम हो रहा है, जिससे जल्दी जल्दी शक भी ना जाए। और ये मतलब अब आप इसको क्राइम समझिए। भी सरकार चाहती है अभी भीड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन पैरेलल हिडन एजेंडा है कि 25 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। सेकेंडरी, जो लोग जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार नहीं बनना चाहते, उनका डेरे की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग को फोर्स किया जा रहा है और उसका एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तीसरा, डेरे की पब्लिक को ये इंसिस्ट किया जा रहा है भी इस माइंडसेट पे भी अगर गुरुजी मर भी जाएं तो भी आप विश्वास रखना कि वो जीवित हो जाएंगे। चौथा, भी बड़ी अमाउंट में पैसा। तो एक क्राइम को करने के लिए और क्या क्या चाहिए? एक बड़ी मास पब्लिक मूवमेंट, बड़ी अमाउंट में पैसा, एक माइंडसेट, और इसके बाद एक इस सब को छुपाने के लिए एक स्क्रिप्ट, जो ये यूपी वाले को पैरोल पे लाके लाई गई, ये एक स्क्रिप्ट है। अब इसे कहते हैं एसेंस ऑफ क्राइम, भी क्राइम का की स्मेल। भी ये हर एक चीज पैरेलल चल रही है। अब नीड भी, क्राइम की स्मेल तो है, क्राइम के हालात तो हैं, में क्राइम हो सकता है संभावित, लेकिन नीड क्या है? भी क्या एक तरह से यूपी वाले को मार के ये दिखाना है भी डेरा मुखी को मार दिया गया? अब आता है अब नीड क्या है। तो नीड में आप पैरेलल चलने वाले इंसिडेंट्स देखो भी उस दौर में और क्या क्या चल रहा है। इधर से पैरोल सैंक्शन होती है, इधर से शाहपुर बेगू में पंचायत, डेरे की पंचायत के खिलाफ एक धरना शुरू हो जाता है, और अच्छा खासा धरना शोर मचने लगता है, लेकिन वो भी थोड़ा पैसिव हुआ। सेकेंडरी, 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले डेरे से अचानक से सारी डेकोरेशन उतार दी जाती है। डेरे से सारी डेकोरेशन उतार दी गई, और अभी तो खुशी का महीना है, लेकिन उतारी क्यों गई सारी डेकोरेशन? ये है। तीसरा क्या है, मोहाली के अंदर एक और कौमी इंसाफ मोर्चा पंजाब के लोगों की तरफ से, खासतौर पे सिख समाज की तरफ से प्रोजेक्टेड लगा हुआ है वहाँ पे मोहाली में, और उनमें एक बड़ा इशू है ये जो गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ने का मसला है, और उस मसले में पिताजी का नाम भी डाला गया है और बाकी लोगों का भी। तो उसमें भी ये इशू है, मतलब एक, और उसका दूसरा भी है कि जो 1990 के दौर में आतंकवाद के कुछ लोगों को जेल हुई थी उस समय में, 95 के अराउंड, वो लोग 25-30 साल से जेल में हैं, और उनको 10 साल 15 साल की सज़ा हुई होगी उस समय, क्योंकि उस समय लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन नहीं था कानून में। तो उनकी सज़ा हो गई है पूरी, लेकिन उनको पुलिस जो जेल से रिहा नहीं किया जा रहा, और इसको लेके भी उनका प्रोटेस्ट है। और उसमें ये जो मौके की पैरोल है, ये आग में घी डालने का काम करती है। मतलब अब आप एक तरफ क्राइम की नीड भी, पैसा, पब्लिक, ये सब कुछ है। सेकेंडरी आपके धरने भी, वो धरना डेरे से रिलेटेड है। एक पंचायत का धरना भी, अचानक से डेरे की पंचायत पे सवाल खड़े हो जाना, धरना लग जाना अचानक से, एक 4-5 गाँव के लोगों का मिलके आसपास के डेरा हेडक्वार्टर के। पैरेलल सिरसा पुलिस का स्टेट वे डिनाई करना। पंजाब के अंदर एक ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो एक तो होता है धरना, एक होता है मोर्चा। मोर्चा मतलब भाई आपको जीत के ही उठना है, ये दो अलग चीज होती है। धरना प्रदर्शन तो प्रोटेस्ट है, एक मोर्चा लगाते हैं, जैसे किसान आंदोलन में मोर्चा लगा था भी, एक कानून वापस हुए बिना हम जाएंगे ही नहीं, तो ऐसा ही एक मोर्चा लगा हुआ है मोहाली। अब उसमें ये पैरोल उनको गुस्सा दिलाने के लिए है, क्योंकि उनका एक मुद्दा है इसमें कि भाई हमारा ये गुरु ग्रंथ साहिब वाला मसला सुलझाओ, इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा दो और जेल के अंदर डालो और सामने लाओ। दूसरा कि जब ऐसे पैरोल मिल सकती है तो फिर हमारे लोग तो जेल सजा ही पूरी कर चुके हैं, उनको बरी क्यों नहीं किया जा, उनको छोड़ो जेल से। जितने साल उनको कोर्ट ने सजा सुनाई वो पूरी होगी, फिर वो जेल से छोड़े क्यों नहीं जा रहे। अब ये सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। ऐसे में अभी उनका एक और नमूना है अमृतपाल सिंह, वो बोलता है जी ये तो फिल्म बनाना, जो मतलब वो एक दिन से पिताजी के ऊपर कमेंट कर रहा है एक वीडियो में, एक भास्कर में न्यूज़ भी आई है, तो भी ऐसे वो कमेंट कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, और वीडियो मैंने सुना भी है उसका,
और उसके अगले दिन बाद उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, जो कुछ भी हुआ है। इन सब को समझना है। अब आती है नीड। मतलब क्या है भी, एक हम कहें कि पॉसिबली जो सिख प्रोटेस्ट है उसमें भी एक ऐसा दौर है जहां पे वो बरगाड़ी से जुड़े एक्यूज आरोपी लोगों को मारना चाहते हैं और उसको लेके एक माहौल बनाए रखना चाहते हैं। सेकेंडरी, पंजाब के अंदर से, दिल्ली के अंदर से आए दिन हथियार बरामद होने की सूचना, आतंकवादी पकड़े जाने की खबरें आम आ रही हैं। इधर से भी ये गवर्नमेंट है वो साफ साफ सपोर्ट कर रही है इस नकली सेटअप को। तो अब ये है भी, अगर गवर्नमेंट का प्लान क्या हो सकता, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिशियंस को लो आप, पॉलिटिशियंस क्या प्लान करेंगे? पॉलिटिशियंस प्लान करेंगे भी, इधर से आ रहे हैं बीजेपी वाले माथा टेक रहे हैं जी हमारे को इसमें समर्थन दे दो, इसमें समर्थन दे दो, यहाँ समर्थन दे दो, लेकिन जहाँ जहाँ यूपी वाले की तरफ से समर्थन गया वहाँ वहाँ बीजेपी का पत्ता साफ होता चला गया। पर अब क्यों उनको उम्मीद होती है, इस सब के लिए पता नहीं। तो आखिर इस सब में आपको भी यार, ये एजेंसियाँ जो हैं, ये खुफिया विभाग जो है, ये सब कुछ है, ये क्या कर रहा है? और अगर ये कुछ कर रहा है तो फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट या ऊपर की जो फोर्सेस हैं वो काम क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब नीड किसी बड़े वाले की है। अब बड़े वाले की नीड क्या है, इसको समझने का एक नया मुद्दा है। वो एक ये अभी एक चला है बागेश्वर धाम सरकार के नाम से, एक मीडिया में बड़ा चर्चित मुद्दा है कि एक कोई धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कुछ हैं, गुरु हैं, वो मतलब बिना कहे व्यक्ति का पास्ट को फ्यूचर जो भी है वो सब बता देते हैं और फिर उनको सोल्यूशन देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का। तो उसको लेके महाराष्ट्र में कोई नागपुर में इशू हुआ, वो कोई किसी एक्टिविस्ट ने डाला, उसके बाद उसको लेके ये स्पष्टीकरण चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अभी एक प्रेस रिपोर्टर का वीडियो आया जी, प्रेस रिपोर्टर के बारे में बता दिया, फिर पता चला कि वो सारी जानकारी तो उसके फेसबुक पे अवेलेबल थी। लेकिन पैरेलल जो हमने देखा वो ये कि जो नेशनल मीडिया में एक एजेंडा चला, उस एजेंडा के तहत एक हिंदूवाद प्रमोट किया गया, उसी के जरिए भी उस जो धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए हिंदूवाद प्रमोट किया गया और उसमें मीडिया डिफेंड कर रहा है, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स मैच नहीं करते। फैक्ट्स ये कहते हैं अभी कुछ ना कुछ झोल है, लेकिन मीडिया डिफेंड कर रहा है और एक तरह से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में वहाँ कुछ ऐसा चमत्कारिक है। लेकिन पैरेलल क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रो हिंदूवाद है, तो ऐसे में हम उस एपिसोड को देख के एक अनुमान लगा सकते हैं भी नीड क्या है। भी क्या 2024 के इलेक्शन के लिए एक हिंदू को रिकलेक्ट किया जा रहा है? भी हिंदू को रिकलेक्ट कर लो, भी जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए, इधर यूपी वाले बाबे के जरिए भी रिकलेक्ट करके क्या एक हिंदू वोट बैंक को मतलब एक तरह से कन्फाइंड किया जा रहा है भी ये हमारा सिक्योर्ड वोट बैंक है। अगर हम कहें भी ऊपर की नीड ये है और इस नीड में पिताजी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो ये नकली वाला ड्रामा लाया गया भी, ये चीज किस हद तक जेन्युइन हो सकती है? पिताजी तो नहीं करेंगे पॉलिटिकल, इस तरह से पॉलिटिकल प्लानिंग में शामिल होंगे, लेकिन क्या ये इस तरह से किया गया? भी एक प्लान हम ये समझते हैं भी ऊपर जो टॉप लेवल की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उससे अगर हम पॉसिबल हर चीज पे पॉसिबली चलो, लेकिन उसके हिसाब से जब घटनाक्रम चलता है तब आपको समझ आए। अगर ये है तो पैरेलल प्लान क्या है? अगर ये प्लान रिक्वायरमेंट ऊपर के लेवल पे समझ आए तो नीचे वालों ने सोचा भी अब तो पैरोल पे बाहर आएगा नकली वाला, क्यों ना इसको मार के हम अपना काम भी निकाल लें। जो आतंकवादी हैं या फिर अनलॉफुल पर्सनैलिटीज जिसे कह सकते हो, उन्होंने अपना पैरेलल प्लान बनाया था। गवर्नमेंट को अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए पैरेलल प्लान को सप्रेस भी करना है, तो दूसरा ट्रैक चल पड़ा पैरेलल। इसके अलावा ऑप्शन सोचो। इस सब में एक ऑप्शन और निकल के आए जो हमने भी समझने की कोशिश की है। 25 अगस्त को जो दंगा हुआ, उस दंगे को समझने की कोशिश करो। 25 अगस्त वाले को, उस दंगे से 7 दिन पहले 8 दिन पहले हनीप्रीत एक मीटिंग कंडक्ट करती है
उसके बाद पिताजी 2-3 बार अलग अलग तरीके से संगत को पंचकुला से वापस आने के लिए विपासना के जरिए भी बोलते हैं, ट्विटर पे भी बोलते हैं और मीडिया में भी वीडियो देते हैं, लेकिन संगत पंचकुला से वापस नहीं आती। मीटिंग बुलाई जाती है, एक प्रॉपर इकट्ठ दिखाया जाता है, पैरेलल लिस्ट बनती है दंगे से पहले, और वो दंगा होने से पहले पुलिस के पास पहुंच जाती हैं भी ये लोग दंगे में शामिल होंगे। और जब दंगा हो जाता है तो पुलिस उन सबको उठा लेती है। करीब 2 से 3 हज़ार लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और धीरे धीरे करके करीब 1000 से ऊपर व्यक्ति क्लीन चिट होकर बरी हो गए, भी उनका कोई रोल ही नहीं मिला दंगे में। लेकिन ये सब सेटअप में 2-3-4 साल लग गए। अब उसमें हरासमेंट जिसको जितनी हो, ये तो इंडियन कोर्ट्स का एक कड़वा सच है भी, वहाँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक कितनी हरास होती है, लेकिन क्या कि प्रोसीजर है, अब ऐसा करना ही पड़, जो है तो है, उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई। आज की सिचुएशन में आओ, पिछले 2 बार से जब यूपी वाला पैरोल पे आया तो इसने लड़कों को बुला के अलग अलग, खासतौर पे यंगस्टर्स को बुला के ये बातें ने इस्तेमाल किया अभी, पर ये पैटर्न तो वो ओपन इस्तेमाल करता है, ये क्लोज इस्तेमाल करता है। इसने बंद कमरों में ये बातें कही कि बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह XYZ। तो खैर जो भी है, 25 अगस्त को जो प्लान समझ में आता है वो एक पैरेलल ब्लू स्टार जैसा प्लान था। डेरे के अंदर पिताजी कोर्ट जाएंगे नहीं, हथियार जमा कर लिए गए, अवैध हथियार, और उसके बाद पुलिस पकड़ने आएगी, फोर्स पकड़ने आएगी, फायरिंग होगी, क्रॉस फायरिंग होगी, और इस सब में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और एक तरह से देश में इंटॉलरेंस भी होगी, और जो लोग थोड़े हाइपर होंगे वो काउंटर करेंगे, वो भी मारे जाएंगे, और जो उसके बाद जो शांत दिमाग के होंगे वो आतंकवादी बन जाएंगे बदला लेने की फिराक में। जैसे पंजाब में 1984 के बाद जो सिलसिला चला वही सिलसिला सिरसा से चलता। लेकिन ऐन मौके पे पिताजी ने पंचकुला जाना डिसाइड किया तो ये सारा प्लान फेल हो गया, और इसी के लिए जो टैंक बुलाए गए थे, सब कुछ बुलाया गया, सब धरे धरे रह गए। तो क्या अब उसी प्लान को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया है? हम इसको इस पैटर्न पे भी सोचते हैं। और आखिर इस प्लान को रिस्ट्रक्चर कर किया गया तो इसकी ज़रूरत क्या है? पंचकुला दंगा जो एक्चुअल में प्लान किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि पिताजी कोर्ट नहीं जाएंगे, कैसे सिरसा फोर्स लगेगी, क्योंकि ये बात अभी भी डाउटफुल है कि सिरसा के अंदर टैंक्स क्यों उतारे गए थे। ऑब्वियसली मिलिट्री इंटेलिजेंस हवा में काम नहीं करती, किसी ना किसी प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे, कोई फाइंडिंग्स पे बेस्ड होती है, और ऐसे में टैंक उतार देना सिविलियंस के सामने तो बिना प्लानिंग के, बिना इंफॉर्मेशन के काम हुआ नहीं होगा। लेकिन पिताजी चले गए कोर्ट तो ये सारा कुछ हो गया फेल, और ऐसे में जो हजारों लोगों को मारने का प्लान था वो शायद नहीं हो पाया। लेकिन क्या अब इस प्लान को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है? अगर हम ये चीज़ प्रिज्यूम करें भी इस प्लान को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है दोबारा, ऐसे में आपको समझ में आए भी आखिर बेतुकी मीटिंग्स क्यों ली जा रही है सलावतपुरा में, और एकदम से जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। जब सत्संग वगैरह जो भी कन्वर्सेशन यूपी वाले का ऑनलाइन होना है तो फिर भीड़ किसको दिखानी है? असल में भीड़ दिखाना एजेंडा पॉलिटिशियंस को है। हमारे पास भीड़ है और ये वोट बैंक है और इसलिए हमसे सौदा करो, ये सिंपल सा फंडा है। अगर ऑनलाइन दिखाना है और सबने ऑनलाइन देखना है तो अपने घर बैठ के भी देख सकते हैं। इसके अलावा है तो स्टेट लेवल पे इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे बड़ी गिनती में भीड़ इकट्ठी करनी क्यों है? तो क्या इसके पीछे कोई डेट्रीमेंटल प्लान है, मतलब नुकसानदायक प्लान है, या फिर पॉलिटिशियंस को भीड़ दिखा के ये दिखाना है भी हमारे पास अभी भी वोट बैंक है, बेशक से हमने आपको 3-4 चुनाव हारवा दिए हूँ, फिर भी हमारा वोट बैंक है, भी इसका रेट लगाओ, भी ये यूपी वाला आया है इसीलिए आया है। क्या ये प्रोजेक्शन है? अगर ये प्रोजेक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्शन को इस जरिए से देखना चाहती है तो फिर नकली को सपोर्ट वो कर ही क्यों रही है? वो तो वैसे ही दिखा सकते हैं ये नाम चर्चाओं में। तो नकली का एजेंडा इसलिए बीच में आता है भी क्या पंचकुला को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और रिस्ट्रक्चर में जिस तरह से मीटिंग्स लेना जैसे 25 अगस्त की तर्ज पे उस टाइम हुई, पैसा इकट्ठा करना जैसे उस टाइम बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, उकसाना, नए जिम्मेवार बनाना, उनकी लिस्टें बनाना नए जिम्मेवारों को, क्योंकि ये पैटर्न पता नहीं है मैनेजमेंट का, और पुराने लोगों को जबरन एडम ब्लॉक से मीटिंग दिखा के उनको जिम्मेवार घोषित करना ताकि बाद में जो लिस्ट पुलिस को दी जाए पकड़ने के लिए तो उन लोगों की दे दी जाए भी ये तो जिम्मेवार थे जी, इनको भी पकड़ लो। तो क्या ये सारा एक, क्योंकि पंचकुला के बाद जो इन्वेस्टिगेशन पंचकुला पुलिस ने की या पंचकुला SIT ने की वो सारी की सारी डाउटफुल है, उसमें कोई भी एविडेंस जुटाया ही नहीं गया। इवन
टाइम टू टाइम सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए। चार्जशीट कितनी मैनिपुलेटिव है, चार्जशीट को पढ़ के लोगों को, चालान को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। और अल्टीमेटली जिस तरह का चालान पुलिस ने दाखिल किया है, उस चालान में किसी भी आदमी को सजा हो ही नहीं सकती है पंचकुला के उसमें। तो ये सारी चीज है। तो क्या पंचकुला जो इनकम्प्लीट रह गया वो कंप्लीट करना है दोबारा जरूरी है। और क्योंकि जब स्टेटमेंट्स आप सुनेंगे, वो स्टेटमेंट्स में क्या है जी, अगर गुरु मर जाए तो भी उसको जिंदा होएगा, विश्वास रखो। तो जो गुरचरण कौर की आप आम लेडी नहीं है, वो कम से कम 1,500 से 2,000 लेडीज की टीम की लीडर है और वो डेरे में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है। उसकी अपनी समिति जो है 1,500-2,000 लोगों की है। इसके अलावा उसकी एक संस्था है यूथ वीरांगना, जिसमें वो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उसके लाखों में वॉलंटियर्स हैं। मतलब इतने इस लेवल की लेडी इतना इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देगी, कुछ ना कुछ वजह है तभी दे रही है। अगर ये पंचकुला कंप्लीट करने की प्लानिंग है तो क्या इसलिए जोर दिया जा रहा है भी सिरसा लाया जाए? क्या इसलिए सिरसा पुलिस ये भांप रही है भी सिरसा आया तो अभी हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी? लेकिन अगर ये सब कुछ पहले से पुलिस नीचे भांप रही है तो फिर गवर्नमेंट ये प्लान होने क्यों दे रही है? मतलब ये सारी चीजें हैं। इस चीज को आप समझो कि ऊपर नीड क्या है। क्या ऊपर नीड सिर्फ हिंदुओं को इकट्ठा करने की है और उसके बाद नीचे वाले अलग अलग नीड्स के हिसाब से अपना अपना प्लान बना रहे हैं? नीचे वालों की नीड तो कुछ और है। जो पैरेलल प्लान बन रहा है कि डेरा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की उंगलियों पर नाच रहा है, ऐसा नहीं है। डेरे की मैनेजमेंट बहुत सारे आपराधिक संगठनों के साथ भी जुड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोड़ मंडी बम ब्लास्ट, उसके अंदर पाकिस्तानी नंबर्स का होना, उसके बाद उनके लोगों को अभी तक ना मिलना, इन सारे और बहुत सारे भगोड़े हैं। इनको पनाह कौन सा नेटवर्क देता है जो पुलिस की पकड़ में ही नहीं आते? और अगर पुलिस ये बात जानती है और उसमें प्रोटेक्शन ले रही है तो इसका मतलब प्लान नीचे पुलिस को कन्वे नहीं हो रहा है। तो कोई तो ऐसा प्लान है जो खिचड़ी बन रहा है और इस खिचड़ी में आपको हमको सबको बचना है। और इस सबके बीच डेरा ने 23 तारीख को सिरसा हेडक्वार्टर में बड़ी मीटिंग बुला ली सेवादारों की, तमाम सेवादारों की। जब 25 तारीख को लोगों को इकट्ठा करना ही है तो फिर 23 तारीख को मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है? मतलब क्या है कि जब आप किसी भी मीटिंग का किसी भी काम में अपनी भागीदारी दिखाएं तो ये सोच समझ के दिखाएं भी कल को इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, आप अपनी मीटिंग दिखा रहे हैं बड़े लोगों के साथ, और कल को जब क्राइम हो आप कोई लिस्ट में अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो ये सब चीजें जब पंचकुला जिनके साथ जो जेल गए हैं उनको पता है, उन्होंने कैसी कैसी लिस्टों में अपने नाम लिखाए, कैसे कैसे जोश में भाषण दिए। ये सारी चीजें जो अब आप बिना मतलब के चमत्कार दिखाना, उसके साथ पैरेलल ये यूपी वाले के जरिए सिर्फ इन्होंने पिताजी का चेहरा नहीं बदला, उन्होंने पिताजी का कैरेक्टर बदलने की कोशिश की है, उनका डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड जो है वो बदलने की कोशिश की है, उनकी फैमिली को ही डिसाउन कर दिया एक तरह से। पूरी फैमिली को ये दिखा दिया भी इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है डेरे में, जिससे उनकी स्टेटमेंट्स की वैल्यू भी खत्म होती चली जाए। तो ये सारी चीजें पैरेलल प्लान हो रहा है। आपको इन सब में बचना है तो आपको ये अपने आप को सिर्फ इतना नहीं, आप सुनिश्चित करो भी आपको किसी लेवल का जिम्मेवार बनाया ना जाए। सेकेंडरी, आप किसी मीटिंग का हिस्सा ना बनो, खासतौर पे तब जब आपको बतौर जिम्मेवार मीटिंग का हिस्सा बना दिया जाए। ये हर चीज से आपको बचना है। और उसके अलावा क्योंकि पुलिस है, अब आपका कोई नाम ले दे जबरदस्ती, क्योंकि ये मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे हजारों, अगर कोई घटना घटती है तो सैकड़ों हजारों के हिसाब से गिरफ्तारियां होती हैं। तो आपको एक डिस्क्लेमर अपने फेसबुक पर डाल देना चाहिए अपने प्रोफाइल से, और एक ईमेल आपको गवर्नमेंट को या किसी कोर्ट के रिकॉर्ड पर डाल देना चाहिए भी हमारा डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी या उसकी मैनेजिंग अफेयर्स से कोई संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं है 25 अगस्त 2017 के बाद से, और ना ही हम किसी भी तरह की उनकी कमांड को मानते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखो और ये चीज ओपन डिक्लेयर भी करो भी हमें संभावना लगती है भी जो ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी आपराधिक साजिश मतलब अनुमानित लगती है, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है जहाँ पे हर एक बंदा पैसिव है। तो ऐसे में भी इसका मतलब है किसी बड़े की डिमांड है और नीचे प्लान कब क्या बिगड़ जाए पता नहीं। और ऐसे में अगर मान लो ऊपर गवर्नमेंट अपना प्लान चले और उनको पता ही ना चले भी नीचे एक आदमी ने प्लान बनाया कि 10 ने बनाया है, और वो अपना प्लान को तो भूल जाए और 10 के प्लान को संभालते संभालते कितना नुकसान कर बैठे कुछ नहीं पता।
तो हर चीज़ को आप एक डिस्क्लेमर बना के डालो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, डालना चाहो तो, वरना किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट को, कोर्ट को ये चीज़ इंटीमेट करो भी आप डेरे की मैनेजमेंट के मैनेजिंग अफेयर्स का हिस्सा नहीं है, और ना ही आप ऐसे किसी फंक्शन में फिजिकली पार्टिसिपेट करो। और इस सब के अलावा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, जितना हमने आपको शुरू से लेकर अब तक आज बताया, इस सभी घटनाओं को बारीकी से देखो, जोड़ो। हालांकि ये कोई भी चीज़ कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं डाउट है भी। प्लान्स बहुत सारे फ्लरिश हो रहे हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, क्योंकि प्लान एक आदमी नहीं बना रहा है, कई सारे बना रहे हैं। तो इन सबको आप कोरिलेट करो भी आखिर मसला क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। पॉलिटिशियन की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है भी, उसको कुर्सी चाहिए, वो बाय हुक और बाय क्रुक उसे जैसे मर्जी मिले। मान लो जिस तरह से कहा जाता है भी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, और उसके बाद आर्मी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा था भी क्यों मरवाए, या डाउट आया उसके ऊपर भी। पुलवामा हमला एक स्क्रिप्ट है जो कि इंटरनल देश के अंदर ही प्लानिंग हुई है, बाहर नहीं हुई है, तो ये भी एक डाउट पैदा किया गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन उतनी फेयर दिखाई नहीं देती। तो हो सकता है अभी 24 के इलेक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 50, 60, 100 लोगों को मैनेजमेंट बलि चढ़वा दे, और उसके बाद एक नया फर्जी राष्ट्रवाद का ढकोसले के नाम पे या हिंदूवाद के नाम पे फिर आपको देश के सामने एक बड़ा एजेंडा पेश कर दिया जाए। जैसे 17 में आपने मीडिया में देखा ये किस तरह से एजेंडा पेश किया गया था, तो कोई बड़ी तोप नहीं है। उस सब के बाद पब्लिक में सोशल लेवल पे ये सेंस है भाई ये पैरोल नहीं होनी चाहिए। पब्लिक का ओपिनियन यही है भाई ये पैरोल नहीं होनी चाहिए, सिवाय पॉलिटिशियंस के किसी का ओपिनियन नहीं है भी ये पैरोल होनी चाहिए। लेकिन ये पैरोल दी जा रही है, जिसका बेनिफिट किसको है मालूम नहीं, जिसके लीगल मायने है नहीं, जिसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, और ये अनइथिकल भी है, इलीगल भी है, अनलॉफुल भी है, नियम के खिलाफ भी है। लेकिन इस सबको ओवरकम करके गवर्नमेंट एक लॉ ही नया बना दे विधानसभा में, और उसके बाद उसके हिसाब से सब कुछ चलने लगे, फिर वो लॉ भी किसी पर्टिकुलर लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल ना करे। तो ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेट करके चलनी है, और अपने आप में फिगर आउट करो। आपको एक क्राइम सूंघना आना चाहिए, और इस सब में खुद को संभालना भी है, बचना भी है, इसका हिस्सा बनना नहीं है। तो जानकारियां जितनी मिलें उतनी जुटाओ, और इस जानकारियों को लोगों तक पहुंचाओ कि भाई ये सब कुछ नौटंकी है, कल को ये आम जनमानस के लिए खतरा है। ये जो सेटअप है, ये जो पैरोल का सेटअप है, जो बरनावा में होगा या हो रहा है, या जो दिखाई दे रहा है, ये सब एक छलावा है, और इसके पीछे किसी ना किसी का नुकसान छिपा है। और इस नुकसान से, क्योंकि पिताजी ने भजन बनाया ना अभी, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कर दो दूर जो हो डेंजर। अब आपको लगे भी क्या खुफिया एजेंसियां बड़ी बड़ी ये कोई काम नहीं करती, ये सब काम करते हैं। लेकिन क्या है कि अफसर की मजबूरी क्या होती है, ऐसे किसी भी अफसर को जब ये जानकारी हो गई, मान लो कोई खुफिया एजेंसी का बंदा है, उसको कोई जानकारी मिल भी गई, वो करेगा क्या? उनका काम सिर्फ इतना होता है कि उनको अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है, रिटर्न में या वर्बल, भी हमारे पास ये जानकारी है, जो सूचनाएं जुटाते हैं। अब उस सीनियर को सरकार को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद डिसीजन किसने लेना है, क्योंकि जो खुफिया काम कर रहा है वो वर्दी थोड़ा ही पहनता है, वो तो आम हमारे आप जैसा ही दिखेगा। और उसको कैसे, वो एक्शन कैसे ले सकता है, क्योंकि उसको कौन सा एक ही केस पे काम करना है, उसको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटानी है, तो वो तो छुप के रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ऊपर काम किसने करना है, अल्टीमेटली वो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो एक्शन किसने लेना, गवर्नमेंट ने। अगर मान लो वो आम जनता में मिल जाती है, जैसे हमारे जैसे लोग आम जनता में इस इन्फॉर्मेशन को पहचान लेते हैं, हम भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट काम ना करे तो हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सरकारी अफसर गवर्नमेंट को बाईपास करके खुद से कोर्ट नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तब वो अपनी कोई किताब लिखेगा और उसमें इन चीज़ों का जिक्र करेगा। जैसे एक्स रॉ चीफ ने किताब लिखी है, हमने आपको आज के लाइव के शुरू में बताया, तो उस किताब को पढ़ना और शायद आपको अंदाज़ा लगे भी कैसे काम होता है। तो अफसर को अगर पता भी होगा तो वो उसका रोल सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर अधिकारी को जानकारी देना है, और अधिकारी का रोल है गवर्नमेंट को जानकारी देना। ऑर्डर देना या ना देना ये काम गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट में अगर पॉलिटिशियंस ही होते हैं, और अगर पॉलिटिशियंस इसको प्लान कर रहे हैं तो वो इसे दबा के रखते हैं और अपने आप को एक्सक्लूड करते हैं। एक स्टेज पे आके मान लो आम जनमानस में खबर फैल जाती है भी ये सब कुछ
अपराध हो रहा है, ये बड़े स्तर पे प्लानिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में पॉलिटिशियन क्या करेगा? अगर मान लो ऑल ऑफ अ सडन आज हम कहें भी आज पता खुल गया, ये भेद खुल गया, अभी तो नकली है, पॉलिटिशियन क्या करेगा? वो सबसे पहले जेल के सारे स्टाफ को उठा के कहेगा भी ये इनको कर दो अंदर। दूसरा, डेरे की मैनेजमेंट को उठा के अंदर कर देंगे सबको। इससे ऊपर क्या होगा? पॉलिटिशियन का जो ऑर्डर होता है वो कोई ऑन पेपर नहीं होता है, वो तो सिर्फ दिखाने को होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर उसके हाथ में। कोर्ट को आंसरेबल पॉलिटिशियन नहीं होता, कोर्ट में जवाबदेही अफसर की होती है। तो उसमें क्या था, आप रिकॉर्ड उठाओ, लास्ट में जाके 3-4 अफसरों पे गाज गिरेगी और उसके बाद सब खत्म। लेकिन क्योंकि अब ये मुद्दा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, पुलिस, स्टेट टू स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट सबके रिकॉर्ड पे है, तो ऐसे में अफसर एक थोड़े ही फंसेगा, कितने ही फंसेंगे। तो हर आदमी भाग रहा है, जो हमारा ये जानकारी में है अभी हर एक अफसर पीछे हट रहा है। जैसे सिरसा पुलिस पीछे हट रही है, हर एक ऑफिसर पीछे हट रहा है भी हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। तो अब आपको तय करना है, आपको समझना है भी ये सब क्या चल रहा है और इसमें खुद को बचाना भी है। इसके अलावा हर तरफ से सतर्क चौकन्ना रहना है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है भी जब ये क्राइम के जो हिस्से है ना ये दिखने लगें, तो ऐसे में एक अच्छे नागरिक का फर्ज है कि वो हर एक चीज़ देखे, परखे और इसको कोरिलेट करे। ऐसे नहीं हवा में जेम्स बॉन्ड, शर्लक होम्स बन जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल हो। ये जो फिल्मों में देखा है, जो कभी अप्लाई भी कर लिया करो भी रियल लाइफ में कैसा होता है। जितनी बारीकी से आप देखें आपको सब समझ में आएगा अभी एजेंडा क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। इसमें फ़र्क करना आप सीख जाइए भी कब तो ये एजेंडा चल रहा है और कब ये प्रोपेगेंडा है। आपको समझ में आ जाएगा कोई पत्रकार, मीडिया वाला एजेंडा चला रहा है या प्रोपेगेंडा चला रहा है या कोई प्लान पे काम कर रहा है, सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है अभी क्राइम को स्मेल करो और उसके बाद यकीन मानो अगर ये क्राइम करेंगे तो ऐसा नहीं भी इस क्राइम में ये हम जैसे लोगों को नहीं फंसाएंगे, ये इस चीज़ की भी प्लानिंग करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है भी उठा के किसी बंदे को पकड़ लिया, उसको बोलेंगे अपने बयान में इन 4 लोगों का नाम लिख दे और इनको भी उठा लो। वो अलग बात है, 6 महीने साल बाद कोर्ट फिर बरी करते फिरे भी, ये सबूत तो है नहीं, लेकिन एक बार तो सबको उठा के अंदर डाल सकते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ये कोई आम सी बात है। और ऐसी हरकतों की वजह से ही इंटॉलरेंस और आतंकवाद जैसे जैसे पंजाब में 1990 के दौर में हुआ, ये इसी वजह से ही हुआ कि पुलिस की अनलॉफुल कार्रवाई की वजह से। तो ये चीज़ें सस्पेक्ट्स के आधार पे चला देती है पुलिस, कुछ भी चलाती है, पर ऐसा नहीं है। अभी कल परसों एक किसी पुलिस अधिकारी थे जो मेरे मित्र हैं, उनका एक मैसेज आया मेरे पास, तो बड़ा उन्होंने उसके ऊपर लिखा, बोला ये कि करप्शन का पैसा जो आता है वो क्या क्या नुकसान करता है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ था। तो उनका मैसेज उन्होंने भेजा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक पुलिस वाले की ड्यूटी है। जिसकी ड्यूटी बाउंड है, जो उसके लिए ऑथोराइज्ड है, ऑर्डर तो उसी का ही चलेगा, बाकी पता चाहे सबको। और अब ऐसे रूटीन में सिरसा पुलिस में जाओ, कहीं जाओ, सब जगह ये चर्चा है यार ये बंदा कोई और है, असली नहीं है, नकली है। सुबह मोटा होता है, शाम की फ़ोटो में पतला हो जाता है, फिर ये बीच सिगा हो जाता है, तो सारा कुछ है। और आज के जो वीडियो अभी इसका आया है, उस वीडियो में इसका अधरंग ठीक नहीं हुआ है। अगर आपको यकीन ना हो तो इस वीडियो को स्लो मोशन में चलाओ। यूट्यूब पे जब वीडियो आता है तो वीडियो को आप उसका प्लेबैक स्पीड आएगा, सेटिंग्स में जाओगे तो प्लेबैक स्पीड को 0.125 पे चलाओ और इसको स्लो मोशन में देखना शुरू करो। आपको इसके जॉ का, होठों के मूवमेंट से समझ आएगा। जो इसको पिछली बार अधरंग की हल्की हल्की दिक्कत थी, वो दिक्कत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी है। और ऐसे मसल जो है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है, वो ये दिखाता है भी अभी भी नर्व्स की दिक्कत है थोड़ी इसको। हाँ, बाकी चलो बता देते हैं, कल तक इंजेक्शन लगवा लेगा स्टेरॉइड का, जिससे थोड़ा सही से बोल सके। पर क्योंकि फंबल वो इस तरह से अक्षर भूल जाना, कंफ्यूज हो जाना या बोल ना पाना एकदम से, और उसको स्लो मोशन में देखेंगे आपको दिख जाएगा भी कैसे जो होठ हैं वो इधर उधर खिसक रहे हैं भी। हल्के से अधरंग का असर है फेस पे, फेशियल नर्व में हम कह देते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसके किसी पोर्शन में इरिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलती हैं। बाकी जो भी चीज़ सामने जैसे जैसे आएंगे आपको बताते चलेंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सब शांति रहे, अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें,
जितनी बुराई हो, ठगी हो, बेईमानी हो, सब खत्म हो जाए और सच सामने आए और आम जनमानस का, देश का, सबका भला हो। तो इस उम्मीद में प्रार्थना करते हैं हजूर पिता के चरणों में आप सभी मिलकर नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जिन्होंने सवाल भेजे हैं वो सवाल भेज दीजिएगा, हो सकता है पोस्ट डाल दें क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा हैं और मैं देख नहीं पाऊँगा, और बाद में देख के उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर पोस्ट रिटर्न में डाल देंगे। तो अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।